सबसे पहले YouTube चैनल पर मेरी इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्लास 6 की हिंदी NCERT की बुक है जो हमारी बसंत भाग 1, इसके पाठ 1 जो एक कविता है वह चिड़िया जो, उसकी वीडियो हमने लास्ट टाइम सेंड की थी और आज हम जो पाठ 2 है बचपन, इसकी वीडियो आपको बनाकर देंगे। इसमें पूरे लेसन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बाद में जो इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द और जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनको भी आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो में देंगे। तो हमारा जो पाठ 1 है बचपन, इसके जो लेखक हैं जिनका नाम है कृष्णा सोबती, तो उन्होंने अपने जो बचपन की बातें हैं उनके विषय में अपने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो उस समय वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी, उन सब का वर्णन कृष्णा सोबती जी ने अपनी इस छोटी सी जो पाठ है उसके माध्यम से बताया है कि एक महिला होती है, वो बताती है अपने बचपन की बात। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्टों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेकिन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो जो ये महिला है वो अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब मैं छोटी थी, बचपन में जैसे आप सभी बच्चे होते हैं, तो उस समय मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। रंग बिरंगी फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, तरह तरह के कपड़े पहनती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनके पहनावे में, जो कपड़े होते थे उनके कपड़ों के रंगों में बदलाव आते गए और उम्र में भी जैसे एक सियानापन सा वो महसूस करने लगी। तो अब उसने वो रंगीन कपड़े छोड़कर सफ़ेद रंग के और हल्के रंग के कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया और साथ में ही जो वो फैंसी कपड़े डालती थी, फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे वगैरह, उनको ना पहनकर अब वो अपनी उम्र के मुताबिक चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते वो सब पहनने लगी। तो बचपन के कुछ कपड़ों में से आज भी उसको अपने कुछ सुंदर सुंदर कपड़े याद हैं, उनके रंग भी याद हैं और वो किस तरह से अपने कपड़ों का रंग, अपने बालों में तरह तरह के रिबन लगाती थी, वो सब भी उसे याद है। मुझे अपने मोजे और स्कोटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, उनकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं।
हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। जो ये महिला है वो बताती है कि बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम घर में जो नौकर और नौकरानियां होती थी उनसे अपने मोजे नहीं धुलवाते थे। मोजे धुलवाने की सख्त मनाही होती थी, लेकिन हम अपने जूते खुद धोते थे। अपने जो मोजे होते थे जुराबे उनको भी हम खुद धोते थे और बाद में फिर अपने जूते पॉलिश करना, उनको कपड़े से रगड़ना, वो सभी कार्य भी हम खुद ही करते थे। और एक बात उसे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब भी कभी नया जूता लेते तो वो पीछे लगता था, डाल के जब उसको चलते थे तो वो पैर में पीछे लगता था और वहाँ पर छाले पड़ने शुरू हो जाते थे। तो हम क्या करते थे, जब भी हम नए जूते को डालकर सैर पर जाते तो अपने साथ रुई ले जाते और रुई को वहाँ पर रख देते जहाँ से जूता पैर पे लगता था। लेकिन आजकल तो इतने आरामदेह जूते हैं कि रुई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। आज हर चीज़ आरामदेह मिलती है। हाँ, हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब जो उसको कार्य करने पड़ते थे उसके साथ साथ उनको खुद को स्वस्थ रखने के लिए हर शनिवार को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। जो ये ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे किसी भी तरह का जो मौसमी बुखार, हैजा वगैरह जो भी होता है वो इससे को पीने से नहीं होता। तो जब भी शनिवार को आता तो हमें इसकी सुबह से ही गंध आनी शुरू हो जाती कि हमें आज कैस्टर ऑयल पीना है। और जिस गिलास में हम कैस्टर ऑयल पीते थे, जितनी खुराक हमें लेनी होती थी उस खुराक के निशान उस गिलास में वहाँ तक पड़ जाते थे। उसे देखते ही मितली उल्टियाँ आने लगती थी। हमें लगता है कि अगर हम उसे ना भी पीते तो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन नहीं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमें ज़बरदस्ती कैस्टर ऑयल को पिलाते थे। इसी के साथ ही हमारे और तुम्हारे बचपन की बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम्हारी जो आज का बचपन है तुम्हारा वो बहुत अच्छा और आरामदेह है। तुम हर कार्य अपनी मनमर्जी से कर सकते हो, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमिटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बर्गर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह अब भी नज़र आती है।
पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया की नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका ही मिल जाता था। तो जो शिमला और नई दिल्ली में रहने वाले बच्चे थे, उनके खाने में और हमारे जैसे खाने में बहुत अंतर था। वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते थे, जैसे पेस्ट्री, बर्गर्स वगैरह। लेकिन हम बचपन में क्या खाते थे? कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा, ये सब खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आइसक्रीम, समोसा और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी ये सब पीना पसंद करते हैं। तो समय के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। हमारे बचपन की चीज़ें सेहतपूर्ण होती थी, सेहत के लिए लाभदायक होती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो चीज़ें खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और उनको वो पूरे मज़े से खाते हैं और बहुत ही उनके ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, जबकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। जो पहले का खाना होता था वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता था और साथ में स्वादिष्ट भी होता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और यह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपट लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहने, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है।
याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये बचपन की जो बातें थी वो इस महिला ने आपको एक पाठ के माध्यम से बताई। तो हमने इसके जो कठिन शब्द थे उनको एक शब्दार्थ के रूप में आपके सामने इस वीडियो में रखा। जैसे सियाना, सियाना कौन होता है? बुद्धिमान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अनुभव के आधार पर बुद्धिमान होता जाता है। दशक, 10 साल। फ्रिल, झालर। मोजे, जुराबें। किस्म, प्रकार। ओलिव ऑयल, जैतून का तेल जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ननिहाल, नाना का घर। आईना, शीशा। चर्च, गिरजाघर। आश्वासन, भरोसा। तो ये कठिन शब्द थे, इनको निकालकर हमने शब्दार्थ बना दिया। तो यहाँ से आप शब्दार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स निकले हैं वो ये हैं। पाठ का नाम, लेखिका का नाम, और जैसे बचपन में लेखिका को अपने कार्य कौन कौन से करने पड़ते थे, शनिवार को क्या पीना पड़ता था, उन दिनों घरों के अंदर कौन कौन से फ़ोन होते थे, कचौड़ी समोसा किस में बदल गया, लेखिका को शिमला का कौन सा फल बहुत याद आता है, लेखक को कहाँ की टोपियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने निकाले हैं। और उसके बाद जो हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, जैसे लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो यहाँ पर 3 प्रश्नोत्तर निकाले गए हैं उनको हमने आपको हल सहित इस वीडियो में दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।